मैं दर्शन दुआ, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मोहम्मद गौरी और उसकी विजयों के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी का नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। यह भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा मुसलमान नेता था। उसे भारतवर्ष में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक होने का श्रेय भी प्राप्त है। उसके पूर्वज जाति से पठान तथा तुर्क थे और उनका निवास स्थान पूर्वी ईरान था। 10वीं शताब्दी में उन्होंने काबुल के पश्चिमी प्रदेश में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया जिसकी राजधानी गौर थी। इसलिए यह वंश गौरी वंश के नाम से विख्यात हुआ। महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों के दुर्बल होने के कारण गौरी वंश दिन प्रतिदिन सशक्त होता गया और 1151 ईस्वी में उसके मुखिया अलाउद्दीन हुसैन ने गजनवी नगर को जलाकर राख कर दिया। कुछ समय के पश्चात इस वंश में एक अन्य सदस्य ग्यासुद्दीन ने गजनवी के प्रांत पर अधिकार कर लिया और गजनवी वंश की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करके गौरी साम्राज्य का विस्तार किया। मोहम्मद गौरी इस पराक्रमी ग्यासुद्दीन का छोटा भाई था। मोहम्मद गौरी बड़ा ही महत्वाकांक्षी तथा साहसी व्यक्ति था। गजनवी का शासक बनने के पश्चात उसने भारतवर्ष पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसके इस संकल्प के पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि वह गौरी साम्राज्य पर अपना राज्य अधिकार दृढ़ बनाने के लिए महमूद के अंतिम उत्तराधिकारी मलिक खुसरो का अंत करना चाहता था। दूसरा कारण था कि वह गजनवी का शासक होने के नाते वह पंजाब पर भी मलिक खुसरो का अधिकार सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि ये प्रदेश महमूद गजनवी के समय ही गजनवी साम्राज्य का अंग बन चुका था। तीसरा कारण था कि वो असीम धन दौलत तथा सैनिक जश प्राप्त करने की लालसा से भी मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आना पड़ा। चौथा कारण ये था कि वो एक कट्टर मुसलमान होने के कारण मोहम्मद गौरी भारत में मूर्ति पूजा का नाश करना चाहता था। इसलिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। तो अब हम लेंगे मोहम्मद गौरी के विभिन्न आक्रमण जो उसने भारत पर किए। पहला उसका आक्रमण था वो था मुल्तान और सिंध की विजय। मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में गजनवी का सूबेदार नियुक्त हुआ और 1175 में उसका पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ, जहां शिया संप्रदाय के करमाथी लोगों का शासन था। गजनवी से भारत आने के लिए सबसे छोटा मार्ग मुल्तान से ही था। अतः गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान की ओर प्रस्थान किया तथा यहाँ उसने उच्च के हिंदू भट्टी राजा की पत्नी से वायदा किया कि वह अगर अपने पति की हत्या कर देगी तो मैं तेरी पुत्री को अपनी पटरानी बना लूँगा। रानी महमूद गौरी के जाल में फंस गई और उसने अपने पति को विष देकर मार डाला। रानी के ऐसा करने पर उच्च उसके हाथ में आ गया और उसके उपरांत उसने मुल्तान और सिंध पर भी अधिकार कर लिया। गुजरात की विजय 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारतवर्ष पर दूसरी बार आक्रमण किया और मुल्तान तथा उच्च से होता हुआ गुजरात की ओर बढ़ा। यह प्रदेश धन दौलत तथा व्यापार की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। मोहम्मद गौरी ने बिना किसी विशेष कठिनाई से गुजरात की राजधानी
अनिलवाड़ा को घेरे में ले लिया। वहाँ के युवक शासक भीमदेव द्वितीय ने शत्रु का डटकर सामना किया और आबू पर्वत के निकट गौरी को करारी हार दी। तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी गुजरात के आक्रमण में भारी पराजय लेकर लौटा और कई वर्षों तक उसने गुजरात पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। पंजाब पर अधिकार। अनिलवाड़ा की पराजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने 1779 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया। उसके 2 वर्ष पश्चात वह पंजाब की राजधानी लाहौर के विरुद्ध बढ़ा। लाहौर के सूबेदार मलिक खुसरो ने शत्रु का सामना करने के स्थान पर उसकी सेवा में बहुमूल्य उपहार भेजे। इस पर मोहम्मद गौरी वापस गजनवी चला गया, परंतु उसने पंजाब की विजय का विचार ना छोड़ा। सन 1185 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मलिक खुसरो के शत्रु राजा चक्रदेव, जो कि जम्मू का शासक था, के साथ गठजोड़ करके पंजाब पर आक्रमण किया और सियालकोट की गढ़ी पर अधिकार करने के पश्चात लाहौर की ओर बढ़ा। आक्रमणकारियों ने लाहौर के दुर्ग को विजय करने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु मलिक खुसरो उनके लिए अजय सिद्ध हुआ। अंत में मोहम्मद गौरी ने कूटनीति तथा कपट से काम लेते हुए मलिक खुसरो को बंदी बना लिया। तत्पश्चात खुसरो और उसके पुत्र का वध कर दिया गया। इस प्रकार पंजाब में से गजनवी वंश के राज्य का अंत हो गया और उसके स्थान पर गौरी वंश के राज्य की स्थापना हुई। पंजाब पर अधिकार कर लेने के पश्चात मोहम्मद गौरी का साहस बहुत बढ़ गया और अब उसने दिल्ली के हिंदू राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उसने तराइन के 2 युद्ध लड़े। अब हम तराइन के पहले युद्ध के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दिल्ली के हिंदू राज्य पर आक्रमण करने के निश्चय से गौरी ने तराइन का पहली लड़ाई लड़ी। उस समय दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान था, जो अपनी असाधारण वीरता तथा रण कौशल के कारण बहुत प्रसिद्ध था। दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज चौहान इतना कूटनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी नहीं था कि विदेशी हमलावरों से देश की रक्षा करने के प्रति वह पूर्णतः उदासीन था और भारतीय राजाओं की शक्ति को नष्ट करने के लिए ही अधिक चिंतित था। संभवत इसी कारण उसने मोहम्मद गौरी की पंजाब संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया और उसके दिल्ली साम्राज्य में घुस आने पर ही वह सावधान नहीं हुआ। 1990 में ईस्वी में शरद ऋतु में मोहम्मद गौरी ने सरहिंद पर आक्रमण किया और फिर वहां से अपनी सेनाओं सहित दिल्ली की ओर बढ़ा। विदेशी आक्रमणकारी के बढ़ने की सूचना पाकर दिल्ली का शासक पृथ्वीराज ने अपनी सेनाओं को एकत्रित किया और शत्रु से लोहा लेने के लिए पंजाब की ओर आया। दोनों पक्षों में तराइन नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय पर आक्रमण किया। गोविंद राय ने क्रुद्ध होकर गौरी पर ऐसा वार किया कि वह बुरी तरह घायल हो गया। यदि उसे उस समय एक खिलजी सैनिक रण क्षेत्र से उठाकर न ले जाता तो संभव है कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी के लिए काल सिद्ध होता। गौरी के घायल होते ही मुस्लिम सैनिकों में भगदड़ मच गई और वो रण क्षेत्र से भाग निकले। वीर राजपूतों ने 40 मील तक शत्रुओं का पीछा किया और उन्हें भारी हानि पहुंचाई। सुल्तान बड़ी मुश्किल से सिंधु नदी को पार करके वापस गौर प्रदेश पहुंचा।
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि इससे पूर्व किसी भी मुसलमानों को हिंदुओं से इस प्रकार नहीं खदेड़ा गया जैसे तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने खदेड़ा हो। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में गौर पहुंचकर सुल्तान ने पहली लड़ाई की पराजय से वो बहुत दुखी हुआ और उसने अपने उत्तराधिकारियों को जो रण क्षेत्र से भागे थे, जो अधिकारी भी रण क्षेत्र से भागे थे, पहले तो उन्हें कठोर दंड दिए। वह पराजय के अपमान से इतना दुखी था कि आगामी कई मास तक वह शांति से न सो सका। स्वस्थ होने पर उसने फिर भारतवर्ष पर आक्रमण करने की योजना बनाई और 1192 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर वह दिल्ली की ओर बढ़ा। पृथ्वीराज ने भी अपनी सैनिक शक्ति को संगठित किया और कनौज के राजा जयचंद को छोड़कर शेष सभी राजपूत राजाओं ने उसे पहले की तरह इस संकट में उसकी सहायता की। 150 राजपूत सरदारों के सहयोग से पृथ्वीराज 3 लाख अश्वरोहियों, 30,000 हाथियों और अनेक पैदल सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर मोहम्मद गौरी से टक्कर लेने के लिए रण क्षेत्र में उतर आया। तराइन के मैदान में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों से असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया गया। शत्रु को अजय पाकर मोहम्मद गौरी ने एक ऐसी चाल चली कि हिंदू सैनिकों में अव्यवस्था फैल गई। जो ही पृथ्वीराज ने हाथी से उतरकर घोड़े की सवारी की तो उसके सैनिक बड़े हतोत्साहित हो गए। राजपूतों की पराजय हुई और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। गोविंद राय, जो कि पृथ्वीराज चौहान का भाई था, वो भी युद्ध क्षेत्र में मारा गया। तत्पश्चात मुसलमानों ने सिरसुती, समाना, हांसी के दुर्गों पर अधिकार जमा लिया और चौहान वंश की प्रसिद्ध राजधानी अजमेर में भी काफ़ी लूटपाट की। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके परिणाम स्वरूप राजपूतों की सैन्य शक्ति तथा राजनीतिक सम्मान को विनाशकारी चोट लगी और भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए मार्ग खुल गया। पृथ्वीराज चौहान तथा उसके सहयोगी शासकों का एक साथ पतन होने से भारतीयों की राजनीतिक शक्ति इतनी दुर्बल हो गई कि आगामी कुछ ही वर्षों में तुर्क आक्रमणकारी सारे उत्तरी भारत पर उमड़ते हुए जल प्रवाह के समान सुदूर पूर्वी सीमा तक फैल गए। किसी भी हिंदू राजा ने इस बढ़ती हुई बाढ़ को रोकने का साहस न किया और देखते ही देखते सारे भारतवर्ष का राजनीतिक चित्र मौलिक रूप से परिवर्तित हो गया और पूरे लगभग उत्तरी भारत पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। कनौज तथा बनारस की विजय 1194 ईस्वी के अंतिम दिनों में मोहम्मद गौरी ने फिर भारतवर्ष की ओर कूच किया और 50,000 सैनिकों सहित कनौज के शक्तिशाली राजा जयचंद पर चढ़ाई की। जयचंद ने मुस्लिम आक्रमणकारी का सामना करने के लिए अपनी सैनिक शक्ति को संगठित किया और आगरा से 20 मील पूर्व चांदवा के स्थान पर आ डटा। मोहम्मद गौरी की सेनाएं पहले से ही वहां डेरे डाले हुए थी। शीघ्र ही राजपूतों और मुसलमानों के बीच में युद्ध आरंभ हो गया। जयचंद की सेनाएं बड़े साहस से लड़ी और तुर्क योद्धाओं को इतना दबाया कि गौरी को पराजय निश्चित दिखाई देने लगी। दुर्भाग्यवश
इसी समय शत्रु द्वारा छोड़ा गया एक तीर राजा जयचंद की आंख में लगा, जिससे वह घायल होकर हाथी से गिर पड़ा। इस दुर्घटना से राजपूत सेनाओं में भगदड़ मच गई और उन्होंने रण क्षेत्र से भागना शुरू कर दिया। मुसलमान योद्धाओं ने भागते हुए शत्रु का पीछा किया और हजारों राजपूतों को मौत की नींद सुला दिया। तत्पश्चात मुसलमानों ने बनारस को भी काफ़ी लूटा। बनारस के बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार कनौज और बनारस की विजय मोहम्मद गौरी के लिए इतिहास में बड़ा विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक बहुत ही योग्य सेनापति था। तराइन की विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने जीतते हुए भारतीय प्रदेशों का प्रबंध अपने विश्वसनीय सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और स्वयं गजनवी लौट गया। दिल्ली तथा अजमेर के राजपूत शासक वास्तव में आधिपत्य में नहीं रहना चाहते थे, अतः उन्होंने गौरी के पश्चात षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने पराक्रम तथा चतुराई से इन प्रदेशों में षड्यंत्रों का दमन किया और साथ ही उसने बरन, मेरठ, कोल, जिसको अलीगढ़ के नाम से जाना जाता है, आदि कई स्थानों को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, अर्थात मोहम्मद गौरी के राज्य में सम्मिलित कर दिया। इस प्रकार बख्तियार खिलजी द्वारा जीते गए प्रदेश भी गौरी के राज्य के अंग बन गए। बख्तियार खिलजी की विजय। 1197 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के एक सेना नायक ने पूर्वी प्रदेशों के विजय करने की योजना बना ली। इस सेना नायक का नाम बख्तियार खिलजी था, जो अपनी लंबी भुजाओं तथा भद्दी आकृति के कारण मानव जाति का एक विचित्र स्वरूप था। बख्तियार खिलजी ने 1197 में चुनार तथा करमनासा नदी के मध्यवर्ती प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और फिर कुशल योद्धाओं सहित बिहार की राजधानी अवनपुरी पर टूट पड़ा। वहाँ का शासक इंदरवर्मन युद्ध किए बिना ही राजधानी से भाग गया और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बड़ी निर्दयता से इस नगर में लूटपाट की और बहुत सारे बौद्ध भिक्षुकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। उनके विहार भी नष्ट कर दिए गए। बिहार विजय से बख्तियार खिलजी का उत्साह इतना बढ़ गया कि उसने अब बंगाल पर अधिकार करने का संकल्प किया। बंगाल में उस समय सैन वंशीय राजा लक्ष्मण सेन का राज्य था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी नादिया या नवद्वीप पर चढ़ाई की और कुशल घुड़सवारों के साथ, जो सौदागरों के वेश में थे, एकाएक छापा मारा। शाही द्वारपालों का अंत करके बख्तियार खिलजी राजमहल में जा घुसा, जिससे लक्ष्मण सेन भयभीत हो गया। वह महल के पिछले द्वार से बिना युद्ध किए ही भाग गया। इस प्रकार मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास ने पूर्व में विशाल प्रदेश को मुस्लिम राज्य में सम्मिलित किया और लखनौती को राजधानी बनाकर स्वयं सैन राज्य का स्वामी बन गया। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ख्वारिज़म के शाह से पराजित हो गया। गौरी की इस पराजय से उत्साहित होकर पंजाब के खोखरों, जो कि एक बड़ी युद्धप्रिय जाति थी, ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से इस विद्रोह का दमन किया और बड़ी भारी संख्या में खोखरों को मौत के घाट उतार दिया। उसके उपरांत गौरी
अपने प्रदेश गजनवी की ओर लौटने लगा। गजनवी लौटते समय मोहम्मद गौरी धम्यक नामक स्थान पर ठहरा। यहाँ पर 15 मार्च 1206 ईस्वी में कुछ खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी और इस प्रकार मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका भारत जीतने का जो सिलसिला था उसको विराम चिन्ह प्राप्त हो गया। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत के विभिन्न प्रदेशों को जीतकर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। वह भारत में वास्तविक रूप में मुस्लिम राज्य स्थापित करने वाला पहला मुसलमान शासक था और इसके उपरांत भारत में कई वर्षों तक भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना रही, अर्थात भारत मुस्लिम राज्य का अंग बन गया था। धन्यवाद।